बात मैं अनु सिंघल साहब आपसे ही करना चाहूँगा, क्योंकि मैं डेली सुबह और शाम में आपकी कमेंट्री देख रहा था। तो जो बाज़ार में तेज़ी देखने को मिली थी पिछले किस दिनों तक, आखिर के दिन में वो तेज़ी गायब हो गई। ठीक ठाक निफ्टी में गिरावट देखने को मिली। तो क्या वजह हो सकती है? क्योंकि जितने सारे फैक्टर हमने काउंट किए थे कि ट्रम्प टैरिफ लगा देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सब कुछ तो हो चुका है। अब टैरिफ की डेट आएगी 27 को, भी सबको पता है। अब 50% का ऐलान हो गया है। 50 से 75 कर दें, 100 कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब 50 हो ही गया तो उससे ऊपर कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो आखिर बाजार को अब डर किस बात का? क्योंकि हम तो मान के चल रहे थे वो फैक्टर कर चुके हैं सारे चीज़ों को बाजार, फिर भी बाजार गिर रहा है। देखिए लक्ष्मण जी, फ्राइडे के मूव से मैं भी सरप्राइज्ड हुआ। फ्रैंकली बोलूं तो आज सुबह एक एक्सपेक्टेशन ये थी कि काफ़ी समय से एक तेज़ी चली आ रही है निफ्टी में, पॉइंट टू पॉइंट 600-700 पॉइंट की क्लीन रैली मिल चुकी है। और आज सुबह एक व्यू यही था कि आज अगर गिफ्ट निफ्टी जिस तरीके से बता रहा है, अगर वीक शुरुआत हो तो वो कल के लो के हम आसपास अगर खुले तो वहाँ पर एक अपने प्रॉफिट को बुक करें। लेकिन उस समय ये अंदाज़ा नहीं था कि आज निफ्टी 200 पॉइंट गिर जाएगा। अब इसके कारण अगर गिनाने पे आए, क्या वीकेंड से पहले मार्केट में थोड़ी नर्वसनेस थी। अगले हफ्ते याद रखिएगा वो 27 तारीख की डेडलाइन भी आ रही है, जो यूएस टैरिफ वाला मामला है। आज सुबह भी उसको लेकर कुछ और बयान आए, शायद उसकी वजह से थोड़ी अनसर्टेनिटी थी। कुछ मार्केट को लग रहा है कि जो जीएसटी कट के बाद तेज़ी हुई थी, अब शायद वो थोड़ी ज़्यादा हो गई थी। अभी पूरे डेटा पॉइंट्स क्लियरली आए नहीं है कि किस तरीके से जीएसटी कट पैन आउट होगा। कुछ मार्केट को ये रिस्क भी लग रहा है, जो हमने पिछले हफ्ते भी डिस्कस किया था, कि जीएसटी कट पे ठीक है रैली तो हो गई, लेकिन नियर टर्म में अगर लोग अपनी परचेजेस को पोस्टपोन करेंगे तो क्या वो नेगेटिव होगा। शॉर्ट पॉइंट ये है कि हर दिन के मूव को जस्टिफाई तो किया नहीं जा सकता। हफ्ता ये फिर भी मार्केट के लिए अच्छा रहा, पिछला हफ्ता भी अच्छा था, ये हफ्ता भी अच्छा रहा। अच्छा, आज भी अगर आप देखें तो ज़्यादा दिक्कत लार्ज कैप में थी, मिड कैप तो ठीक ठाक थे। इस हफ्ते मिड कैप में 2% से ज़्यादा के रिटर्न्स रहे। हाँ, ये जरूर है कि एक निफ्टी पर एक क्रूशियल लेवल है 24,800। अगर अगले हफ्ते हम उसके नीचे आए तो फिर इस पूरी की पूरी तेजी के अरेस्ट होने का एक रिस्क रहेगा। एफआईज बेचे जा रहे हैं। आप देखिए कि 15 अगस्त को अनाउंसमेंट किया प्रधानमंत्री मोदी ने जीएसटी रिफॉर्म को लेकर के। 250 पॉइंट गैप अप खुला, 200 पॉइंट आगे बढ़ा निफ्टी। इसके बावजूद अपना एफआई जो नेगेटिव पोजीशन रखे तो उसको कभी हल्का किए नहीं। एफआईज बेचे जा रहे हैं, प्रोमोटर भी बेचे जा रहे हैं, ठीक ठाक कंपनियों को प्रोमोटर बेचे जा रहे हैं। तो जब प्रमोटर के बारे में कहा जाता है कि वो अपनी कंपनी का प्रमोटर अपनी कंपनी से बेहतर कौन जानता है, जब उसे लग रहा है कि अब इससे ज़्यादा शेयर ऊपर नहीं उठेगा, बेच के निकल चले थोड़ा बहुत, एफआई बेच रहे हैं, तो खरीद कौन रहा है? खरीद तो डीआई रहा है, और ज़्यादातर म्यूचुअल फंड के जरिए कहें या फिर डायरेक्ट कहें, रिटेल इन्वेस्टर्स खरीद रहा है। तो मेरे मन में सवाल उठा है कि रिटेल इन्वेस्टर्स जो है वाकई वैल्यू बाइंग कर रहा है, या फिर सिर्फ देख रहा है चार्ट में से सस्ता मिल रहा है ले लो, या फिर ऐसा तो नहीं कि फंसता जा रहा है यहाँ पे? अनुज जी, आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, रिटेल के पास पैसा बहुत है और मार्केट में वो पैसा डाल भी रहा है। आपने मंथ आफ्टर मंथ म्यूचुअल फंड के डेटा देखे हैं। देखिए लक्ष्मण जी, एक एजम्पशन होती है कि प्रमोटर से ज़्यादा अपनी कंपनी के बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है टाटा सन्स ने टीसीएस में कितनी बार स्टेक बेचा और हर बार स्टॉक उससे कहीं ऊपर गया। तो कई बार प्रमोटर अपने वेरियस फैक्टर्स की वजह से बेचते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि एक अच्छा प्रमोटर एक अच्छा मार्केट टाइमर भी हो। अब कई बार ऐसा होता है कि प्रमोटर के बेचने के बाद, सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको वर्लपूल का। जो पहली ट्रांजैक्शन हुई थी वर्लपूल की, जब उन्होंने बेचा कि हमारा स्टॉक बहुत महंगा हो गया है, 1 साल के अंदर वो स्टॉक डबल हो गया था। तो ये चीज़ें क्या होती हैं कि एक पर्सपेक्टिव होता है। बुल मार्केट में ये चीज़ें होती हैं। बुल मार्केट में प्रमोटर्स अपने हिस्सा हायर लेवल पे बेचते हैं। बेयर मार्केट में प्रमोटर्स अपने स्टॉक को खुद बाय करते हैं, बाय बैक करते हैं, या ओपन मार्केट से लेते हैं। ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है, और हर प्रमोटर का अपना एक अलग नज़रिया होता है। आज जो अपोलो हॉस्पिटल में ब्लॉक डील हुई, उसमें प्रमोटर्स ने उसको यूज़ किया डेट कम करने के लिए। तो आई डोंट थिंक कि सिर्फ इस फैक्टर को लेकर आप ये बोल सकते हैं कि क्या रिटेल कहीं फंसने तो नहीं जा रहा है। कई बार ऐसा हुआ है कि प्रमोटर्स ने स्टॉक बेचा है और उसके बाद भी स्टॉक काफ़ी ऊपर गया है। कई बार ऐसा हुआ है कि प्रमोटर्स ने अपना स्टॉक खरीदा है और उसके बाद भी स्टॉक वहाँ से नीचे आया है। चाहूँगा अनु सिंघल साहब आपसे कि क्या माना जाए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने जीएसटी रिफॉर्म का ऐलान किया, प्रधानमंत्री ने स्वदेशी स्टोर को बढ़ावा दो, मेक इन इंडिया को बढ़ावा दो, इसका ऐलान किया, तो अब माना जाए कि आने वाले दिनों में ज़्यादा फोकस हमें घरेलू खपत वाली कंपनियों पर रखा जाए, या फिर वैसी कंपनियां जिनकी बाहर से निर्भरता कम हो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा? अनुज जी।
जी, बिल्कुल देखिए लक्ष्मण जी, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो आप पॉइंट बोल रहे हैं कि डोमेस्टिक इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स में रहने में इस समय फ़ायदा है। इस हफ्ते भी अगर आप देखें तो मार्केट की रैली को लीड किया ऑटोज़ ने, एफएमसीजी ने और रिटेल ने, क्योंकि व्हाइट गुड्स ने, क्योंकि अगर आप ये एक एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं कि जीएसटी कट जो है वो बहुत एक जान फूँकने वाला कंजम्पशन में, तो सबसे ज़्यादा यही स्टॉक्स चलेंगे। अच्छा, एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, जीएसटी कट को सिर्फ एक वन स्टेप ना लिया जाए। इस सरकार का इस पूरे साल के शुरू से एक रिफॉर्म पर एजेंडा रहा है। आपको याद होगा इनकम टैक्स कट हुआ था बजट में, वो एक बहुत बड़ा ट्रिगर था। वो कहीं न कहीं खो गया कुछ समय के बाद। उसके बाद लगातार आरबीआई ने रेट कट किया। अब जीएसटी कट। आप खुद एक स्टोरी कर रहे थे इस हफ्ते जिसमें आपने कहा कि सरकार इसके अलावा और रिफॉर्म्स भी लेकर आ रही है। तो एक चीज़ तो तय है, और वैसे भी ये हमारे यहाँ आदत भी है थोड़ी, जब आपकी बैक टू द वॉल्स होती हैं तब आप थोड़ा-सा एक्शन लेते हैं। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि एक सरकार की तरफ से एक पूरी कोशिश है कि इस कंजम्पशन को पूरी तरीके से रिवाइव किया जाए, शायद एनिमल स्पिरिट्स को पूरी तरीके से रिवाइव किया जाए। तो उसमें ऑब्वियसली आपका पार्टिसिपेशन जो है वो ज़्यादा डोमेस्टिक इकोनॉमी की तरफ होना चाहिए।